बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और आज इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और इसकी एक्सरसाइज में से भी जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसका ये है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर किसी भी गिवन रीजन या स्पेस के अंदर थ्रू आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो क्या उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो। यानी कि अगर हमारे पास कोई गिवन रीजन या स्पेस है उसमें थ्रू आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो इन दिस रीजन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ज़ीरो होगी। क्योंकि याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा यानी इट्स मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड will be zero in this region। इस रीजन के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब आगे हमने रीजन भी लिखनी है कि क्यों इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो आगे आंसर में हम रीजन लिख लेते हैं, रीज़न। अब इसकी रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा इट्स मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट as a potential gradient इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके इक्वल होती है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर। तो स्टूडेंट्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डेल वी है ये किसके इक्वल हम पुट करेंगे, ज़ीरो के इक्वल। तो डेल वी हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो के इक्वल। इस इक्वेशन में डेल वी की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ई आ जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई डेल आर। तो ज़ीरो डिवाइडेड बाई समथिंग हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यही उसने पूछा था कि अगर किसी गिवन रीजन या स्पेस में थ्रू आउट पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। कि सपोज करते हैं आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो कर रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीज आर डिक्रीज। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। क्वेश्चन है कि आप किसी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो कर रहे हैं जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल डिफरेंस हैं ये इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो क्वेश्चन 2 उसने पूछा है कि अगर आप किसी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो कर रहे हैं जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं तो क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं डिस्टेंस के। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करते हैं तो हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इट्स मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगे। यानी क्वेश्चन 2 का आंसर हमारे पास आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर हमारे पास आएगा बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिक्रीजेस, कि दोनों डिक्रीज होंगे। आगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रीजन लिखी थी, तो यहाँ पे भी हमें रीजन लिखनी पड़ेगी कि क्यों डिक्रीज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं डिस्टेंस के। तो हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अब हम रीजन में लिखेंगे रीजन एज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इक्वल होता है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगर इस रिलेशन को आप गौर से देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो इसका मतलब है अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसी तरह अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी। अब हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो कर रहे हैं जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। यानी यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो याद रख लीजिएगा हमारा डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली डिस्टेंस के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास इक्वल आता है KQ डिवाइडेड बाई R। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशन है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के और पोटेंशियल डिफरेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो दोनों में जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैपेसिटर की ये वाली प्लेट जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैपेसिटर की ये वाली प्लेट इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रख लीजिएगा इसके लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट को हम करीब लाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्क के, यहाँ पे मैंने एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनाई हुई है, ये इसकी डिस्क है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके करीब हम लाएंगे कैपेसिटर की प्लेट को। तो अगर गोल्ड लीफ जो है इसकी डाइवर्जेंस इंक्रीज होती है तो इट्स मीन्स इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इसकी डाइवर्जेंस डिक्रीज होती है यानी ये कन्वर्ज होते हैं तो इट्स मीन्स इस पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे देखें ये 2 गोल्ड लीव्स लगे हुए हैं। तो जब हम कैपेसिटर की किसी प्लेट को इस डिस्क के करीब लाएंगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो अगर उस कैपेसिटर की प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, गोल्ड लीफ की जो डाइवर्जेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी ये फैलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर इनकी डाइवर्जेंस डिक्रीज होगी तो इट्स मीन जो कैपेसिटर की प्लेट हमने इसके करीब रखी है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका आंसर होगा
to identify which plate of a capacitor is positive charge, we use gold leaf इलेक्ट्रोस्कोप। हम क्या करेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज करेंगे। we use gold leaf इलेक्ट्रोस्कोप। इसके लिए हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटर हमारे पास है उसकी प्लेट को हम यहाँ डिस्क के करीब लाएंगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर यहाँ पे गोल्ड लीफ की डाइवर्जेंस इंक्रीज होती है तो इट्स मीन्स इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज होती है यानी ये कन्वर्ज होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो इट्स मीन जो प्लेट हमने करीब लाई है डिस्क की उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, डिस्क्राइब द फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। और केस 2 है, विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। यानी कि हमारे पास कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसको हम दो अपोजिट पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रख देते हैं। और दो केसेस हैं। पहले केस में वो कहता है दोनों जो प्लेट्स हैं उन पे सेम और इक्वल चार्ज है, और दूसरा केस है कि दोनों पे सेम और अपोजिट चार्ज है। तो वो पूछ रहा है कि दोनों पे फोर्सेस का क्या इफेक्ट होगा या दोनों पे फोर्सेस किस तरह से एक्ट करेंगे। तो याद रख लीजिएगा, केस 1 में जब दोनों चार्जेस सेम और इक्वल होंगे तो वहाँ पे नेट फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होगी, 0 के। तो क्वेश्चन 4 का आंसर हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हमारे पास आएगा, केस ए का लिख लेते हैं। केस ए का आंसर हमारे पास आ जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि याद रख लें फोर्स का रिलेशन हमारे पास होता है F इज इक्वल टू Q0 E। तो डेफिनेटली दोनों इक्वल और सेम चार्जेस हैं, तो इसका मतलब है दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। अब याद रखें इक्वल भी हैं और सेम भी हैं। अब जब सेम होंगे तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन अपोजिट होगी तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल। फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम ड्रा करके यहाँ बता देता हूँ। ये हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज प्लेट है और यहाँ पे भी हम नेगेटिव चार्ज प्लेट ले लेते हैं। यानी ये हमारे पास दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, दोनों पे इक्वल चार्जेस हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम चार्जेस भी है और इक्वल चार्जेस भी, यानी इन पे दोनों पे नेगेटिव चार्ज है और चार्ज भी इक्वल अमाउंट में है, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है। इनके दरमियान हम कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q0 रख देते हैं। अब देखें इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे वाली जो प्लेट है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ऊपर वाली प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो एज अ रिजल्ट दोनों का चार्ज क्योंकि सेम है और दोनों हैं भी इक्वल, तो ये ना ऊपर की तरफ जाएगा ना नीचे की तरफ आएगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। और यहाँ पे हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। बी केस हमारे पास है। बी केस को देख लेते हैं कि जब दो सेम और अपोजिट चार्ज के दरमियान रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है और यहाँ पे नेगेटिव। अब देखें ये दो अपोजिट चार्जेस हैं लेकिन इक्वल है, यानी जितने यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं इतने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं इतने ही प्रोटॉन यहाँ पे मौजूद हैं। दोनों चार्जेस तो इक्वल हैं लेकिन हैं अपोजिट। अब इनके दरमियान हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया है तो अब यहाँ पे फोर्स क्या होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्योंकि ये देखें इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये मूव करेगा टुवर्ड नेगेटिव चार्ज बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन की वजह से ये मूव करेगा टुवर्ड नेगेटिव प्लेट और यहाँ पे जो फोर्स होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी।
तो बी केस में फोर्स किसके इक्वल हमारे पास है, मैक्सिमम। इन बी केस में नेट फोर्स हमारे पास मैक्सिमम होगी, जबकि ए केस में जब हमारे पास दो सेम और इक्वल चार्जेस होंगे तब हमारे पास नेट फोर्स 0 के इक्वल होगी, और जब हमारे पास दो इक्वल लेकिन अपोजिट चार्ज होंगे तो उस वक्त जो नेट फोर्स हमारे पास होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर बाय। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर बाय, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों? तो याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन एक होती है। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इट्स मीन्स उनकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इट हैज ओनली वन डायरेक्शन। ओनली वन डायरेक्शन। इफ दे क्रॉस ईच अदर इट्स मीन दैट दे हैव मोर देन वन डायरेक्शन। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी इसका मतलब है कि उनकी एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो इट्स मीन्स उनकी डायरेक्शन क्या होती है, एक ही होती है। तो इसीलिए ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो इसका आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस has only one direction, या because it has only one direction. If they cross each other it's mean that it has more than one direction, कि अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी इसका मतलब है इनकी एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो इट्स मीन्स इनकी डायरेक्शन एक ही है। तो डायरेक्शन जब एक होगी तो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ mass m is in a non-uniform electric field will it make a rectilinear motion। कहता है कि अगर आपके पास कोई चार्ज q है जिसका मैस m है, उसको रिलीज किया जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्या उसकी जो मोशन होगी वो रेक्टिलिनियर मोशन होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। तो याद रखें, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जो बॉडी की स्ट्रेट लाइन मोशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि इफ अ चार्ज q हैविंग मैस m इज रिलीज्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज हमारे पास q है, उसका मैस m है, उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो क्या उसकी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होगी या नहीं। तो आंसर होगा यस, इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि इसकी रेक्टिलिनियर मोशन होगी बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज होगा तो वो उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें जो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म से मुराद ये है कि वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या उसकी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होगी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होगी और यहाँ पे जो चार्ज की डायरेक्शन है वो भी स्ट्रेट होगी, यानी रेक्टिलिनियर होगी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस, इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। यस, इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स की वजह से
इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रेक्टिलिनियर होगी। अब रिपल्सिव फोर्स की वजह से कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो जो चार्ज होगा यहाँ पे वो भी फॉलो करेगा, जो चार्ज हमने रखा हुआ है यहाँ वो भी फॉलो करेगा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब हमारे पास कोई चार्ज Q है, उसका मैस M है, उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं बल्कि चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली वो फॉलो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को, तो उसकी जो मोशन होगी वो रेक्टिलिनियर मोशन ही होगी। तो इसका आंसर आएगा यस, इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, इज ई नेसेसरली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून इफ बैलून इज स्फेरिकल, एज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। कहता है कि अगर हमारे पास कोई बैलून हो और उसके सरफेस के ऊपर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगा या नहीं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 7, कि हमारे पास कोई स्फेरिकल बैलून है, ये हम ले लेते हैं एक स्फेरिकल बैलून, वो कह रहा है इसकी सरफेस के ऊपर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसे पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो कहता है तो इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा या नहीं। तो याद रख लीजिएगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज तो हमने इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसके अंदर चार्ज ज़ीरो है, तो डेफिनेटली जब इसके अंदर चार्ज ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगा, तो जब चार्ज ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यस ई विल बी ज़ीरो इनसाइड द चार्ज रबर बैलून सरफेस। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस ई विल बी ज़ीरो। अब हम इसकी रीज़न को देखते हैं, इसकी रीज़न लिखते हैं कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ज़ीरो होगा। तो रीज़न याद रख लीजिएगा, रीज़न तो याद रखें, मैंने पहले आपको बता दिया है कि इस बैलून के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अंदर इसके चार्ज नहीं है, तो अंदर चार्ज ज़ीरो है, तो डेफिनेटली जब अंदर चार्ज ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है 1/ε0 मल्टीप्लाई बाई क्यू टोटल चार्ज। तो इनसाइड द बैलून चार्ज क्या है, ज़ीरो है, तो जब चार्ज ज़ीरो होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ गया है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे ज़ीरो है। अब हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए के, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है, यह आ जाएगा ई डॉट ए। तो एरिया तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं, डेफिनेटली एरिया तो है हमारे पास, एरिया नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास क्या इक्वल होगा, ई इक्वल होगा ज़ीरो के। अब ई डॉट ए इक्वल है ज़ीरो के, तो यहाँ पे हमारे पास या तो ई ज़ीरो है या फिर एरिया ज़ीरो है, तो एरिया ज़ीरो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, is it true that Gauss's law states that the total number of lines of forces crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed with surface। तो याद रख लीजिएगा ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हम लिखेंगे यस इट इज ट्रू। अकॉर्डिंग टू Gauss's law the electric flux through any closed surface is equal to 1/ε0 into total charge enclosed by the closed surface। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यस इट इज ट्रू।
अब अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रॉन मूव किधर करते हैं, हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं या लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो याद रख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हम लिखेंगे यस इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हाई पोटेंशियल की तरफ। एज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज सो दे मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसलिए ये मूव करते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, या हम ऐसे कह सकते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्योंकि याद रख लें इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल होता है वो लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ।